Hello everyone. Today we will do the fourth chapter, that is the salient feature of the constitution. भारतीय संविधान की न्यू विशेषताएं. तो salient feature का क्या मतलब है? Those core characteristics that define the nature of Indian constitution and how the Indian state works. तो ये वो विशेषताएं हैं, वे मूल गुण हैं हमारे संविधान के, भारतीय संविधान की, जो भारतीय संविधान की प्रकृति को बताते हैं और शासन व्यवस्था को तय करते हैं कि किस तरीके से रूल किया जाएगा, है ना। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को बना रहा है और उसकी पावर्स पे लिमिट भी लगा रहा है. तो दैट इज़ द ब्यूटिफुलनेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट अस go through its feature one by one. So the first one is the longest written constitution. तो ये विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है. इंडिया हैज़ अ वेरी डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर टू मोस्ट कंट्रीज, है ना. तो भारत का संविधान बहुत विस्तृत और लिखित रूप में है, लेंदीएस्ट है, लॉन्गेस्ट है और रिटन है, लिखा गया है. और इसीलिए इसमें शासन प्रशासन की बहुत सारी बातें विस्तार से लिखी हुई है. नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर ये सबसे लेंथीएस्ट है तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये इतना लंबा क्यों है, इतना बड़ा क्यों है. तो पहली चीज़ तो क्या, अगर हम इंडिया में देखते हैं तो एक ह्यूज डाइवर्सिटी है ना. अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन्स के लोग यहाँ रहते हैं. रीजन्स अलग अलग है, नॉर्थ में अलग लैंग्वेज है, ईस्ट में अलग है, साउथ में कंप्लीट है, अलग अलग कम्युनिटीज़, एक ह्यूज डाइवर्सिटी देखते हैं. तो इतने सारे डाइवर्सिटी के लोगों को साथ लेके चलना, उन पे प्रशासन के लिए, उन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो ऑफ कोर्स लेंथीएस्ट होगा, ह्यूज डाइवर्सिटी है, डिटेल्ड प्रोविजंस लगेंगे. सेकंड थिंग क्या है कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन के लिए भी और स्टेट के लिए भी, एक पूरे संघ के लिए, एक नेशन के लिए, से साइड बाय साइड जो जितनी भी 28 स्टेट है सबके लिए. तो सबके लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पूरे सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ लेंथीएस्ट. नाउ द थर्ड थिंग, डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस. तो सारे प्रोविजंस दिए गए हैं सर्विसेज के लिए, इलेक्शंस के लिए, इमरजेंसीज के लिए. एंड द फोर्थ वन इज़ बोरोड प्लस अडेप्टेड प्रोविजंस. तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस क्या है, बोरो किए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं बाहरली कंट्रीज से. सो फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट. तो दैट इज़ वाई इट इज़ in detail and including in detail. Now the current, अगर हम साइज़ की बात करें तो जब संविधान बनाया गया था, जब संविधान एनफोर्स किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 इसके पार्ट्स थे और 8 इसमें शेड्यूल थे. 22 भाग थे और 8 इसकी अनुसूचियाँ थी, 395 इसके अनुच्छेद थे. लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स इंक्लूडेड हैं. तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो उसके बाद 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं. नाउ द फर्स्ट पॉइंट क्या था कि लेंथीएस्ट रिटन, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फीचर था. सेकंड क्या है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. तो अनेक स्रोतों से प्रेरित है, ग्रहण किया गया है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम मैनी आइडियाज़ बट अडेप्टेड देम टू इंडियंस नीड. ठीक है. तो ये बहुत सी सुंदर सी बात है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे देशों से लिया गया है, देखा गया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उससे इस तरीके से ग्रहण किया गया है, इस तरीके से प्रेरित किया गया है कि वो हमारे देश के नागरिकों के हिसाब से उन्हें हेल्प आउट करे, के हिसाब से उनके लिए वो चीज़ परफेक्टली फिट हो. तो अगर हम की बोरिंग देखें कि मुख्य उदाहरण कहाँ से लिया गया है, तो यूके. तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है, कैबिनेट गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, रूल ऑफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. यूएसए से
फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू जो होना ज़रूरी है, इम्पीचमेंट आइडिया, आयरलैंड से डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर इन फेडरेशन रेजिड्यूरी पावर, एंड ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट जॉइंट सिटिंग, जर्मनी की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी रिलेटेड आइडियाज़। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स। नाउ द थर्ड, अभी सेकेंड फीचर क्या हो गया कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम मैनी कंट्रीज बट अडेप्टेड इट लाइक एज पर इंडियंस नीड। नाउ द थर्ड इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारा जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं है। मतलब क्या है कि अगर उसमें कोई अमेंड करना है तो इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है लाइक यूके कि बहुत इजीली कोई भी नया अमेंडमेंट आ गया है ना, और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है फॉर एग्जांपल लाइक यूएसए की अमेंडमेंट ही नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ में अमेंडमेंट हो जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ भी अमेंडमेंट होता है, और बहुत सारे केसेस में क्या है, स्टेट रेक्टिफिकेशन प्लस स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें इसको एक स्टेबिलिटी देती है, एक रिफॉर्म लेके आती हैं। तो हम अगर हमारे संविधान में देखें तो कठोरता भी है, लचीलापन भी है, पार्शियल रिजिडिटी है और पार्शियल फ्लेक्सिबिलिटी है। फोर्थ, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, संघीय ढांचा पर केंद्र मजबूत है, तो एकात्मकता की तरह झुकावा है। इसका क्या मतलब है कि इंडिया इज फेडरल, यूनियन प्लस स्टेट डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल है इंडिया, है ना, यूनियन के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेक द सेंटर स्ट्रांग इन मैनी सिचुएशन, लेकिन सेंटर को ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया गया है। ठीक है, तो फेडरल अगर हम लक्षण देखें कहाँ से हमें दिखता है कि फेडरल लक्षण है कि संघीय लक्षण है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, स्टेट और यूनियन के लिए की कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो हमें लगता है कि संघीय लक्षण है, फेडरल स्ट्रक्चर है। बट यूनिटरी टिल्ट कहाँ से दिखता है कि एकात्मकता की तरह झुकावा है। इमरजेंसी प्रोविजन हम बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है, सारा का सारा जो पावर है वो काम चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजन में एक यूनिटरी टिल्ट हमें दिखता है, और स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ अ सेंटर इन मैनी डोमिनियन, तो जो सेंटर है उनका रोल स्ट्रॉन्ग है, और सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है कि डबल सिटीजनशिप है। तो दिस इज द ब्यूटिफुलनेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि दिस इट लुक लाइक फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बाइस। नाउ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। सो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटर, लियर एग्जीक्यूटिव इज कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके जो मंत्री परिषद है वो क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है, और संसद के प्रति उत्तरदायित्व है, और राष्ट्रपति नामात्र प्रमुख रहते हैं, ये तो सभी को ही क्लियर होगा। तो द कोर प्रिंसिपल अगर मुख्य संविधान देखें तो क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजॉरिटी पार्टी है, और फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर, द इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि होना बहुत ज़रूरी है। तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्यों? because the single hierarchy from Supreme Court to lower courts ensure uniform interpretation of laws and right। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर जितनी भी निचली अदालतें हैं सब एक ही न्यायिक ढांचा कानून की समान व्याख्या करते हैं। ठीक है, और जुडिशली रिव्यू है, तो ये क्या है, न्यायिक समीक्षा है। सो कोर्ट कैन टेस्ट लॉ एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें दे दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार दे दिए गए हैं। तो गारंटेड राइट प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन इन फॉरेस्ट एंड कोर्ट। तो जितने भी हमें राइट्स दिए गए हैं वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल दिन के लिए कोई भी स्टेट अपना कोई भी लॉ लेके आ रहा है या शासन करने के लिए कुछ भी कह रहा है तो उनकी मनमानी ढंग से हम लोगों को भी वो चीज़ फॉलो करना, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि राज्य की मनमानी से नागरिकों की रक्षा के लिए तो ये हमें फंडामेंटल राइट दिए गए, और इन फंडामेंटल राइट को कौन गारंट करता है,
सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट हम कह सकते हैं, जुडिशरी हम बोल सकते हैं, जो इनको एक हिसाब से रक्षा कर रहे हैं इनकी। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। सो याद रखना है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, सो नॉन जुडिशियल जस्टिसिएबल प्रिंसिपल गाइडेड द स्टेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट। तो डायरेक्टिव डीपीएसपी का क्या काम है? तो ये अदालतों से सीधे लागू नहीं लेकिन कल्याणकारी राज्य के लिए दिशा निर्देश है। स्टेट के लिए एक हिसाब से ये क्या है? दिशा निर्देश होते हैं, उनके लिए गाइडलाइन है कि यू हैव टू डू थिंग्स लाइक दिस सो दैट हमारा जो नेशन है, आपका जो स्टेट है, वो अच्छे से रन हो सके। नो द फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे राइट से दिए देंगे, हमारा कुछ ड्यूटी भी बनता है अगर हम एक नेशन में रह रहे हैं। तो ड्यूटीज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिटीजन टू स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर, तो नागरिकों के कर्तव्य संविधान की संस्कृति को मजबूत करने हेतु हैं। ना सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दिस इज़ ऑल्सो फ्यूचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोगों के ऊपर एक दबाव बना के कि ओके कि इंडिया का पर्टिकुलर ये जो कि है धर्म है, ऐसा नहीं है। तो ये एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन है ऑल रिलीजन के लिए। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एवरी अडल्ट सिटीजन को वोट करने का अधिकार है। तो पहले 21 थी, 21 थी वोट करने का एज, बट अभी वो 18 कर दी गई है, 18 है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू लॉ है, हर वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है कि वो अपने लिए गवर्नमेंट चूज कर सकता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है। इंडियन सिटीजन हैव सिंगल सिटीजनशिप। तो ऐसा नहीं है लाइक अगर यूएसए में देखते हैं वहाँ क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, 2 तरह की नागरिकता है। ऐसा नहीं है, इंडिया में एक ही तरह की नागरिकता है। तो और एक तरह की नागरिकता होने से क्या करता है कि एक एकता देता है, राष्ट्र की एकता को मजबूत करता है एकल नागरिकता। तो दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। देन द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं। तो बॉडीज दैट प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे इलेक्शन कमीशन है, स्कैग है, यूपीएससी है। तो ये क्या है कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो कि है डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के अंडर डिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन। तो क्या होगा कि वो इलेक्शन जो है वो स्वतंत्रता रूप से और प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे, क्यों? गवर्नमेंट का दबाव होगा। तो एक तरह से अगर हम बोले तो वो एक फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन, सीएजी है, कैग है, यूपीएससी क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। तो ये लोकतंत्र और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली स्वतंत्र संस्थाएं हैं। द इमरजेंसी प्रोविजंस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हमने जर्मनी से ये अडॉप्ट की हैं। तो आपातकालीन प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो लॉ टेम्पररी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पावर टू प्रोटेक्ट सोवर्जिनिटी, सिक्योरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता, संवैधानिक व्यवस्था हेतु विशेष प्रावधान है। अस्थायी रूप से केंद्र की शक्ति बढ़ती है, राइट। तो केंद्र की शक्ति बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? जब भी इमरजेंसी लगेगी तो किसी भी स्टेट का जो भी पावर है वो कहाँ चला जाता है? यूनियन में चला जाता है, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर यूनियन में नहीं जाएगा और इधर इमरजेंसी है, कोई वॉर टाइम है, सेंटर कुछ और आपका बोल रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है और स्टेट कुछ और डिसीजन ले रहा है, तो वो क्या होगी, एक दूसरे में कोलाइड हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं हो करने के लिए, एक पीसफुल माहौल रखने के लिए, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो पूरा पावर है वो सेंटर को चला जाए, यूनियन को चला जाए, राइट। ओके, नाउ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज एज इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो ये 73rd और 74th अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन हुए हैं। तो ये ज़रूरी है, निचले स्तर पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पालिका और पंचायतें को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकारी समितियाँ. सो कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड प्रोविजन टू स्ट्रेंथन cooperative societies, so added later by amendment and asked in prelims. Sometime it is asked in exams also. We will discuss it later too. But हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी एक फीचर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं, बट इसे बाद में अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन किया गया है और स्ट्रेंथ कर रहा है. प्रोविजंस बनाए गए हैं ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्ट्रेंथ करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को. Now, the welfare state orientation. The combination of a fundamental rights and DPSP pushes India towards social justice and welfare governance. So, कल्याणकारी राज्य की दिशा है क्यों मौलिक अधिकार और जो निदेशक तत्व मिलकर सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की दिशा तय करते हैं. Now, the contemporary add-ons. तो ये न्यू एडिशन हुआ है. तो ये क्या है कि these are not extra, they connect salient feature with current constitutional development. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन जो हमारे salient feature है उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रही है उन दोनों के साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं. तो कौन कौन से इसके पार्ट है, जैसे जीएसटी है, कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस. तो 101 जो कि संशोधन हुआ था 101st अमेंडमेंट 2016 में, क्रिएटेड जीएसटी फ्रेमवर्क की फॉर फेडरलिज्म, फिस्कल रिलेशन, ऑफिशियल टेक्स्ट अवेलेबल. ओके, नाउ द बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड ये 102nd अमेंडमेंट के थ्रू 2018 में एड ऑन हुए हैं. गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी एंड इंसर्टेड आर्टिकल 338B and 342A. Now the EWS reservation and economic weaker sections के लिए ये reservation है. तो this is also the beautifulness of our constitution की ऐसा नहीं है, ठीक है, इक्वलिटी दे रहा है, बट इक्वलिटी के साथ साथ एक स्पेशल इक्वलिटी है. जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर वीकर सेक्शंस है या ट्राइबल्स हैं, उनके एरिया में भी डेवलपमेंट के लिए उन सारे कम्युनिटीज़ को साथ लेने के लिए इन लोगों को ये रिजर्वेशन दिए गए हैं. ठीक है. नाउ द SC/ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक्सटेंशन प्लस एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड एंडेड. तो 104th अमेंडमेंट क्या लिखा है कि एक्सटेंड किया है इसने SC/ST रिजर्वेशन सीट्स को और LS और लेजिस्लेटिव स्टेट्स और assemblies up to 2030 and ended Anglo-Indian nomination. तो एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन होता था, दो लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, तो उन चीज़ों को एंडेड कर दिया गया है 104 अनुच्छेद के हिसाब से अगर हम देखें. क्योंकि जो रिजर्वेशन रहता है वो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फुल्ली रिटर्न है कि लाइफ लॉन्ग रहना है. ठीक है, तो जो रिजर्वेशन है वो उसको कुछ कुछ टाइम के लिए क्या कर देते हैं कि उसे बढ़ा देते हैं, उसे एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, तो अभी ये रिसेंट एक्सटेंशन जो हुआ है वो 2030 तक का है. नाउ द स्टेट पावर ऑन ओबीसी लिस्ट रिस्टोर. तो 105 अनुच्छेद 15th अमेंडमेंट 2021 में क्लैरिफाइड रिस्टोर्ड स्टेट पावर टू आइडेंटिफाई SCBC. अमेंडेड आर्टिकल जो है वो 338B, 342 और 366 है. नाउ द वुमेन रिजर्वेशन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गिव, महिलाओं को भी समान अधिकार देने के लिए वुमेन रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है. सो तो मेजर करेक्ट अपडेट क्या है कि 106th अमेंडमेंट 2023 में हुआ है, नारी शक्ति विधान अधिनियम. सो प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली. ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. कितना है, 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए. लिंक टू डेलिमिनेशन the official gazetted text exited. So recent notification news report, it was brought into force on 16 April 2026. Implementation still tied to delimitation census as per the act design. Right? Okay. Now the one page revision list अगर हम देखें तो salient feature क्या क्या है, longest written है, borrowed है, adapted है, but according to Indian needs. Right? और पार्शियली रिजिड पार्शियली फ्लेक्सिबल है, फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट फेडरली विद यूनिटरी बाइस, पार्लियामेंट है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी रिव्यू है, फंडामेंटल राइट्स है, DPSPs है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष, ऐसा नहीं है कि कोई अपना धर्म है. ठीक है, सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करता है.
एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, सार्वभौमिक मताधिकार है, ठीक है, राइट देता है नागरिकों को अपना इलेक्शन में वोट करने के लिए, सब लोगों को इलेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि इस कम्युनिटी को इलेक्शन देने का अधिकार है, उसको नहीं है, इस एज को है, इस एज को नहीं है। 18+ सबको अधिकार है गवर्नमेंट चुनाव के लिए। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है, सिंगल सिटीजनशिप है, सेंटर को मजबूती देता है, इंडिपेंडेंस बॉडीज हैं, ठीक है, बहुत सारी बॉडीज इंडिपेंडेंस है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, राइट। इमरजेंसी प्रोविजंस है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है लाइक पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, कॉर्पोरेटिव सरकारी समितियां हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स। ओके, सो नाउ वी विल गो थ्रू सम इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम दिस चैप्टर सो दैट हमारा जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा इन डेप्थ हो सके और ज़्यादा मजबूत हो सके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड। तो जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने सूचियाँ थी, अनुसूचियाँ थी। सो इट वॉज 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। सो ओरिजिनली, और अगर हम साथ साथ में देख लें कि ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे, और वर्तमान में कितने हैं, 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, which is the best explanation for why the Indian constitution become one of the longest written constitution? So first is, it is written only in Hindi, no, our constitution is written in both the language, so ये तो cancel हो गया. It is a single constitution for union and state and contain detailed administrative provision, right? It copy the UK constitution completely, नहीं, किसी भी constitution को directly copy नहीं किया है इंडिया ने. इंडिया ने बहुत सारे प्रोविजंस को बाहर के से देखा है, उसे अडप्ट किया है, उसे बोरो किया है, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन नीड, राइट. इट कंटेन ओनली पॉलिटिकल फिलोसफी, नॉट लीगल रूल. इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. So the B is the correct option. So Indian constitution is lengthiest because it combines single constitution, एक ही संविधान है यूनियन के लिए और स्टेट के लिए, और डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है, बहुत ही डिटेल में एक एक प्रोविजन लिखा गया है सर्विसेज के लिए, इलेक्शंस के लिए, इमरजेंसीज के लिए, एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हम देखते हैं इंडिया के अंदर. नाउ द थर्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग मीन्स, ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग बोला जाता है. इसका क्या मतलब है? इट वॉज कॉपीड वर्ड फॉर वर्ड फ्रॉम वन कंट्रीज, नहीं, इट बोरोड आइडिया फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूशन बट अडेप्टेड देम टू इंडियंस कंडीशन. इट इज़ नॉट ओरिजिनल इन एनी सेंस, इट मेनली अ कलेक्शन ऑफ जुडिशियल decision. No, so the B is the correct answer. We borrowed feature work selected plus modified. So वी हैव बोरोज देम, बट इसको सिलेक्ट किया गया, चयन किया गया है, भारत स्थितियों के अनुसार रूपांतरित किया गया है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज partially rigid and partially flexible because all amendment need referendum. Some amendment can be done by simple majority, other needs special majority, and something state rectification. So the option B सामने ही दिख रहा है is the correct answer. So the India uses multiple amendment procedure, some by simple majority, many by special majority, and some needs special majority plus state rectification. So that is why it is partially flexible and partially rigid too. Which statement best capture federal system with unitary bias? India is a confederation and state are sovereign. India is unitary state and administrative unit only. No, India is federal with division of power, but center becomes stronger in many situations, for example emergency. So option C is the correct. So the federal core है, division of power है, written constitution है, independent judiciary है, but unitary tilt है. क्यों? क्योंकि सेंटर ग्रेटर स्ट्रेंथ है, स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और सिंगल सिटीजनशिप है, राइट. नाउ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज, राइट, separation of executive and legislature. Executive is responsible to legislature, collective responsibility. President has real executive power. A judiciary control the cabinet. So the option
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। सो द पार्लियामेंट्री जो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सो द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है? फ्यूजन प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। द प्रेसिडेंट इज नॉमिनल, रियल एग्जीक्यूटिव इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नो द इन इंडिया द रियल एग्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? अभी गो थ्रू किया है। सो द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। नॉमिनल कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। नाउ द इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन इंडिया मीन्स सेपरेट फेडरल एंड स्टेट कोर्ट सब सिस्टम लाइक यूएसए। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगल हायरार्की ऑफ कोर्ट्स विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट बिलो इट। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इंडिया फॉलो अ सिंगल जुडिशरी हायरार्की, एकीकृत न्यायपालिका है, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि निचली अदालतें कुछ और बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोल रहा है, हाई कोर्ट कुछ और बोल रहा है, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली ऑल कोर्ट्स are following the same constitution, same thing, same rule. Judicial review primarily implies court can review only private contract, court can examine constitutionality of law and executive action, court can make law directly, कोर्ट कंट्रोल इलेक्शन नहीं, कोर्ट इलेक्शन को कंट्रोल नहीं करता है, कोर्ट डायरेक्टली लॉज भी नहीं बना सकता है, कोर्ट कैन रिव्यू ओनली, नहीं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स को ही रिव्यू नहीं कर सकता। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जुडिशियल रिव्यू क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टेस्ट है, संवैधानिकता की जांच है। सो संवैधानिकता क्या होती है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? वी हैव गो थ्रू इन द प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन चेक देयर। Now the which pair is correctly matched? Fundamental right, non-judicial, non-justiciable, DPSP justiciable है, fundamental right justiciable है, DPSP non-justiciable है, both justiciable, both unjusticiable। तो fundamental right non-justiciable नहीं हो सकते, these are justiciable। अगर आपके fundamental right आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। so that is why these are justiciable। so the fundamental right enforceable in court, न्यायालय में लागू, एंड डीपीएसपी क्या है? गाइडेड प्रिंसिपल है, जनरली नॉन इन्फोरेंसेबल ही होते हैं। ना द वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट इलेक्टेड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। अगर हम वेलफेयर ओरिएंटेशन की बात करें तो द राइट प्रोटेक्शन इंडिविजुअल, डीपीएसपी पुशेस स्टेट पॉलिसी टुवर्ड वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, टुगेदर दे क्रिएट द वेलफेयर स्टेट डायरेक्शन। फंडामेंटल ड्यूटीज आर, so these are non-justiciable duties expected from citizen to strengthen constitutional culture. Indian secularism most accurately means the state has official religion, बिल्कुल भी नहीं, secularism का ही मतलब नहीं होता है। The state shows equal respect and protection to a religion, no theocratic state। हाँ, this is the correct। so Indian secularism क्या है? equal respect, समान व्यवहार, not a theocracy and not a religion ban। कोई religion ना बैन है, ना किसी religion को ऐसा नहीं है कि राष्ट्र का रिलीजन बना दिया गया है, सब चीज़ों को रिस्पेक्ट है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज एम्प्लाइज, तो क्या एम्प्लाई करता है कि एवरी अडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट सब्जेक्ट टू लॉ। सो द इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन वन पर्सन वन वोट सब्जेक्ट टू लीगल डिस्क्वालिफिकेशन। द सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया प्राइमरी स्ट्रेंथन, क्या स्ट्रेंथ कर रहा है? ये स्ट्रेंथ करता है नेशनल यूनिटी एंड कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी को। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग सर्टेन इमरजेंसीज इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर टेंड टू बिकम मोर यूनिटरी विद ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन। सो द ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? सो डायरेक्टली मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, National Development Council and Planning Commission। So the option B is the correct। Election Commission of India is the constitutional body, संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग, Planning Commission are executive creations। 18, the constitutional recognition of local self-government primarily means local bodies are only optional advisory bodies,
Panchayats and municipalities have constitutional status and institution of grassroots democracy. Local bodies are controlled by the Supreme Court. Local bodies replace state government. So the option B is the correct answer. Local self-government is the grassroots democracy with constitutional backing, especially after 73rd and 74th amendments. द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट 106 जो संशोधन हुआ एक्ट 2023 वुमेन रिजर्वेशन प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग विद इन SC/ST सीट्स एंड अप्लाई ऑल्सो टू राज्यसभा 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली including within SC/ST seats but not to Rajya Sabha Legislative Council. 50% reservation for women in Lok Sabha immediately from the next election without delimitation and reservation only in panchayat and municipality. So the option B is correct. Why option B is correct? The reservation दिया गया है women को 106 अनुच्छेद के थ्रू, तो जो ये रिजर्वेशन है इंक्लूड है SC/ST को इंक्लूड करता है, बट ये लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही है, नॉट इन द राज्यसभा. सो द इट reserve 1/3 seats for women in Lok Sabha and state legislative assembly and within SC/ST reserved seats to and do not apply to Rajya Sabha and legislative council. So the amendment operationalization is linked to delimitation after a census as per its design. Now 20th, the Constitution 104th Amendment Act ended SC/ST reservation and continued Anglo-Indian nominated. No. Also the option B. सामने दिख रहा option B is the correct answer. So the 1/4th Amendment extended SC/ST political reservation by 10 years and ended Anglo-Indian nomination Lok Sabha and state assemblies. So these are the 20 most important questions for the good revision or in-depth preparation. Now we will go through a complete coverage checklist sharply. So the first feature is the longest written constitution है. So 395 article, 22 parts and 8 schedules थे पहले. अभी 448 article, 25 parts and 12 schedules आ गए after amendments. Now that drawn from various sources से लिया गया है, borrowed from many countries but adapted to Indian needs. Blend of rigidity and flexibility, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है. फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर. सो वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायित्व है. एंड इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्लस जुडिशरी रिव्यू है. फंडामेंटल राइट्स है. DPSPs है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. सेक्युलर स्टेट है. धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई भी अपना धर्म नहीं है, सब धर्मों को रिस्पेक्ट करता है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज है. सिंगल सिटीजनशिप है. इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है. इमरजेंसी प्रोविजंस है. एंड जो नए एडिशंस है वो कौन से हुए हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स. पंचायतीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एज कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स. सहकारी संस्थाएं हेतु संवैधानिक प्रावधान हैं. एंड द वेलफेयर ओरिएंटेशन. सो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट जस्ट पॉलिटिकल, इट इज़ ऑल्सो सोशल. ठीक है. फंडामेंटल राइट एंड DPSPs टुगेदर क्रिएट वेलफेयर स्टेट डायरेक्शन. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल एंड से ही है, सिर्फ राजनीतिक ही चीज़ें उसमें नहीं. सामाजिक परिवर्तन के लिए भी वो दस्तावेज है. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट एंड DPSPs हैं जो मिलकर कल्याणकारी राज्य की दिशा को तय करते हैं. सो दीज आर द ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ our constitution. If I have missed anything and I was incorrect in explaining anything, kindly let me know in the comments.